अपनी बड़ी बहन लता की तरह आशा भोसले भी संगीत की दुनिया का बड़ा नाम है। उनके गाने इंडिया और पाकिस्तान में यकसर सुने जाते हैं। इतनी शोहरत, दौलत और बुलंदी के बावजूद कोई नहीं जानता कि आशा भोसले की निजी जिंदगी गमों और धोखों से भरी हुई थी। 16 वर्ष की उम्र में अपने से दुगनी उम्र के एक चालबाज शख्स के साथ घर से भागकर आशा भोसले ने जो जुर्म किया था, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग बन गया। और इस दाग ने ही लता जी और आशा भोसले में दुश्मनी की बुनियाद भी रख दी थी। लता जी ने 13 साल की उम्र में अपने वालिद की वफात पर जब घर की कफालत का जुम्मा उठाया, तो 9 साला आशा भी उनके साथ घर से बाहर निकली। दोनों छोटे मोटे स्टेज और फिल्मी रोल करके अपने घर चलाने के काबिल हो गई। दोनों को नाच गाने के अलावा गाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। और फिर लता जी को जब फिल्में मिलना शुरू हो गई तो आशा की राहें भी खुलने की उम्मीद हो गई। मगर उनकी जिंदगी बाप की मौत के बाद एक और हादसे का शिकार हो गई। उस वक्त आशा भोसले की उम्र 16 साल थी जब उसने घर से भागकर शादी का मंसूबा बनाया। आशा भोसले को अपनी दीदी लता के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले ने ऐसा गुमराह किया और कामयाब सिंगर बनाने का ऐसा ख्वाब दिखाया कि वो उनके साथ घर से निकल गई। गणपत राव आम सी शक्ल का आदमी था, मगर इंतहाई अय्यार और हवसप्रस्त था। उसकी उम्र भी 32 साल थी और उसने अपनी उम्र से आधी उम्र की आशा को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी का ख्वाब ही उलट दिया था। लता और उसकी फैमिली को ये इल्म हुआ तो लता ने ऐलान कर दिया कि अब आशा पर घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये वो पहली वजह थी जिसकी वजह से लता अपनी छोटी बहन आशा से नाराज हो गई और फिर ये जख्म उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उन्होंने अपनी बहन को अपना कारोबारी हरीफ भी समझ लिया। वो कहा करती थी, जिन बहन भाइयों के मुस्तकबिल की खातिर उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया है, शादी तक नहीं की उनकी बहनों का मुस्तकबिल बन जाए। मगर उनकी अपनी बहन ने उन्हें धोखा दिया और पूरे घर की बर्बादी का समा पैदा कर दिया। जब लता का फ्यूचर शुरू हो गया था और उनकी बदनामी होने लगी थी। आशा भोसले ने 9 साल की उम्र में अपने वालिद को खो दिया था। उन्होंने उस उम्र में पैसे कमाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था जब बच्चे बेफिक्री जिंदगी गुजारते हैं। यही सोचकर उन्होंने 16 साल की उम्र में शादी भी की थी ताकि वो अपनी फैमिली का सहारा बन सके। मगर वो शख्स इंतहाई घटिया साबित हुआ और इस शख्स ने अपने 3 बच्चों के अलावा आशा को कुछ नहीं दिया था। उसने बच्चों समेत खाली हाथ उन्हें घर से निकाल दिया था। आशा भोसले पर दुनिया की नेमतें बरसने लगी तो इन मोहब्बतों के जज्बे उस वक्त तक मुर्दा हो चुके थे और फिर वो अपने बच्चों के लिए कमाई करने तक महदूद होकर रह गई। आशा को अपने 32 साल शोहर के साथ रहने के लिए अपना पूरा खानदान छोड़ना पड़ा था। उनकी शादी की वजह से उन बहनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए जो एक दूसरे पर जान देती थी, मगर एक हरकत ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। अलबत्ता जब आशा के बेटे हेमंत की पैदाइश हुई तो मंगेशकर खानदान ने उन्हें किसी हद तक कबूल कर लिया था, लेकिन गणपत राव इस बात के हक में नहीं था कि आशा अपने खानदान खासकर अपनी बहन लता से करीब हो जाए। इसलिए वो उन्हें जुदा करने के हरबे इस्तेमाल करता रहता था। वो आशा भोसले पर जुल्म भी करना शुरू हो गया और उनसे पैसों का तकाजा करता। उस दौर में आशा भोसले बी और सी दर्जे की मराठी और तमिल फिल्मों के लिए गाने गाती और जो पैसा मिलता गणपत राव की हथेली पर रख देती ताकि वो उनको सुकून दे सके। आशा ने 2 और बच्चों को जन्म दिया, लेकिन भोसले खानदान के साथ उनके मामला ठीक नहीं हुए। आशा 3 बच्चों की एक मसरूफ तरीन मां बन चुकी थी, जबकि लता को अपने वक्त की बेहतरीन गुलकारा समझा जाने लगा था और उन पर अपने बच्चे और शोहर की जिम्मेदारी भी नहीं थी। इसलिए वो अपने करियर को फोकस करने में कामयाब हो गई थी। लता की मकबूलियत ने गणपत राव को परेशान किए रखा, क्योंकि लता की मकबूलियत की वजह से आशा भोसले को ऑफर्स नहीं मिलती थी। गणपत राय एक लालची आदमी था और चाहता था कि आशा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। 1950 की दहाई के दौरान वो अक्सर आशा को पैसों के लिए परेशान करता और उन्हें लता से मिलने से मना करता। उसने आशा भोसले पर बेवफाई का इल्जाम भी लगाया और उनकी लड़ाइयां अक्सर पुरतशद्दुद रुख अख्तियार कर लेती थी। गालियां देना उसका मामूल बन गया था। 1960 में गणपत ने आशा और इनके 3 बच्चों को इस वजह से निकाल दिया कि वो उन्हें पैसे नहीं दे सकती थी। उसने आशा को अपने साथ कुछ ले जाने की इजाजत नहीं दी। ये आशा के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि अब उनके 3 बच्चे थे जिनकी देखभाल करना थी। गणपत राव ने जब उन्हें घर से निकाला तो उस वक्त लता उन्हें अपने घर ले गई। आशा भोसले को यकीन था कि अब उनकी दीदी उनके लिए रास्ते खोल देंगी, मगर ऐसा ना हो सका। लता आशा भोसले के गानों पर कड़ी तनकीद करती और कहती, तुम घर संभालो, अपने बच्चों के साथ रहो, उनकी परवरिश करो। तुम्हें गाना नहीं आता, अगर गाओगी तो लोग मुझे कहेंगे कि बहन को गाना नहीं आता। वैसे भी उस दौर में मदन मोहन, अनिल बसवास और सज्जाद हुसैन जैसे मौसीकारों ने आशा भोसले पर मोहर लगा दी थी कि उनको गाना नहीं आता। इस दौरान उनकी ओपी नैयर से मुलाकात होगी तो ओपी नैयर ने आशा भोसले को नई मंजिलों की तरफ गामजन कर दिया। उनके लिए ऐसे गीत तख्लीक किए कि लता जी को हकीकत में उनसे खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि ओपी नैयर अलग से काम करने वाले मौसीकार थे। चुलबुले गीतों में उन्होंने आशा भोसले में अपना सारा हुनर इस्तेमाल करके लता के मुकाबले में ला खड़ा किया था। लता जी दूसरी बार अपनी बहन से नफरत महसूस करने लगी थी और फिर अलग अलग घरों में रहने लगी, लेकिन अब आशा भोसले पर बहुत से दरवाजे खुल चुके थे। गणपत राव को छोड़ने के बाद उनका करियर नई बुलंदियों पर पहुंच गया। उन्होंने गुमराह, वक्त, आदमी और इंसान और हमराज जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए तो शोर मच गया। ऐसी चुलबुली और ताजा आवाज सुनकर हिंदी सिनेमा में उनकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन अभी उनके इम्तिहान और भी थे। ओपी नैयर की सख्त मिजाजी के बाद उनकी राहें जुदा हो गई और फिर एक और मेहरबान मौसीकार उनकी जिंदगी में दाखिल हो गया।
वो अभी जवान थी और उन्हें किसी जवान सहारे की ही तलाश थी। राहुल देव बर्मन नामी नौजवान उनके मदाहों में शामिल था, जो अब एक बेहतरीन मौसीकार बन चुका था, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी का जीवन साथी बन गया। आर.डी. बर्मन के नाम से मारूफ ये नौजवान अक्सर अपने वालिद के साथ उनके स्टूडियो जाया करता था। और वहीं कॉलेज के इस दुबले पतले लड़के ने बड़े काले शीशों वाली आयशा भोसले को पहली बार देखा था। वो उनसे खौफजदा भी था और उनसे ऑटोग्राफ भी मांगता रहता था। उम्र में वो आयशा भोसले से 10 साल छोटा था। 1966 में बर्मन ने रीटा पटेल से शादी की, लेकिन 1971 में उनकी तलाक हो गई थी। बर्मन एक ट्रेंड सेटर था और आयशा भी। मौसीकी उनकी मोहब्बत को करीब ले आई। आखिरकार बर्मन ने, जो आयशा से 10 साल छोटे थे, उन्हें प्रपोज कर दिया। आयशा अब अपनी माजी की यादों से परेशान थी और इस तजवीज को कबूल नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे बर्मन मायूस नहीं हुए। काफी मनाने के बाद आयशा ने उनसे 1980 की दहाई में शादी कर दी। ये शादी आयशा भोसले को रास आ गई। आयशा और बर्मन पहला फिल्मी जोड़ा था जिसने फिर म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। वो एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे। आयशा की तीसरी शादी उनकी पिछली शादियों जैसी नहीं थी। ये बाहमी अफाहम तहमी एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता था, मगर फिर उन्हें भी नजर लग गई। 1980 की दहाई के आखिर में बर्मन की शराब नोशी और मुसलसल सिगरेट नोशी की वजह से आयशा भोसले बर्मन से अलग हो गयी। ताहम वो अक्सर मिलते और एक साथ म्यारी वक्त गुजारते। इसी दौरान बर्मन को दिल का दौरा पड़ा। आयशा ने हर तरह से उनका साथ दिया। 1994 में आयशा अपने हफ्तावार दौरे के लिए बर्मन के घर गयी, लेकिन घर खाली पाया। उस दिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। आयशा ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर बर्मन को अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन 4 जनवरी 1994 को इंडिया का ये टॉप मौसीकार अपनी आखिरी सांस से लेकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। उस दिन आयशा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने उस शख्स को खो दिया था जो उनसे बेपनाह हकीकत में मोहब्बत करता था, और उन्होंने ही आयशा को इंडिया में एक पॉपुलर सिंगर बनाने में मदद दी थी। ये बर्मन ही था जिसने सबसे ज्यादा गाने आयशा भोसले के लिए तख्लीक किए। बर्मन ने आयशा के अलावा जिस दूसरे सिंगर पर मेहनत की वो किशोर कुमार थे। आर.डी. बर्मन के ये यादगार गाने आज भी उनकी याद दिलाते हैं। जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। क्या हुआ तेरा वादा। आयशा भोसले आर.डी. बर्मन के गाने अब भी सुनती हैं और अपनी दीदी के आन जहानी हो जाने के बाद वो इन गानों में अपनी जिंदगी का गम और खुशियां तलाश करके जी रही हैं।